जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंतर्गत, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट, वो भी नेशनल इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, जिसमें आज के सेशन में जनवरी 2026 के जो भी नेशनल इंटरनेशनल हाइलाइट्स हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको जानकारी होगी, इससे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश का डेटा भी यहां पर डिस्कस किया था। तो आज का जो सेशन है इसमें नेशनल इंटरनेशनल डेटा आपको जनवरी 2026 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए तो सेशन को यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर कवर करने वाले हैं ये मंथली करंट अफेयर्स आपका जो है जनवरी और 2026 के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि मैं आपको बताना चाहूंगा PWMP एग्जाम वाला के जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं, इन बैचेस के अंतर्गत आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका सर्व सक्षम है ना, इंग्लिश माध्यम का बैच हो, हिंदी माध्यम का सर्वप्रथम आपका फाउंडेशन बैच हो, या सक्षम 3.0 प्रथम 3.0 हिंदी माध्यम के लिए, या प्रीलिम्स की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आक्रोश 3.0 इंग्लिश माध्यम के छात्रों का है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ऊर्जा 3.0 ये जो बैच है ये आपको यहां पर ऑफर के साथ में मिल रहा है, जो कि कल ये ऑफर आपका यहां पर एंड भी हो रहा है। इसके अलावा यदि आप 2026 का प्रीलिम्स परीक्षा टारगेट कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपने बहुत सारी चीजों की तैयारी की, पढ़ाई की, लेकिन आपने उसके लिए रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो आप अपनी कहीं ना कहीं इस तैयारी को रफ्तार दें और साथ ही साथ एक्यूरेसी पर भी काम करना है, क्योंकि आयोग के द्वारा नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिली। तो नेगेटिव मार्किंग पर आधारित ये MPPSC प्रीलिम्स का फास्ट ट्रैक आपका टेस्ट सीरीज है, जो आपको 499 के साथ में मिल रहा है, जिसमें 16 टेस्ट हैं, 10 यूनिट वाइज हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट और 1 CSET के साथ में आपको प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर बुकलेट भी आपको यहां पर इसके अंतर्गत मिल रही है। और एक लाइन जो मैं आप सभी के लिए शेयर करना चाहूंगा, आप सभी की मेहनत के नाम, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, कि जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहां से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, कि ना हो मायूस और ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, और इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चीजें बेहतर होंगी, बस इसी निरंतरता के साथ में आप पढ़ें, मेहनत करते रहें तो निश्चित तौर पर चीजें आपके अनुकूल होंगी, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। बस ऐसे ही पढ़ो, मेहनत करो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो नाम आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो अभी हाल ही में कर्नाटक के अंतर्गत कारवार में INS कदंबा में नौसैनिक अड्डे का इनके द्वारा अभी दौरा किया गया। INS कदंबा यदि मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है, इसमें हाल ही में बंदरगाह के अंतर्गत एक सबमरीन में इन्होंने यात्रा भी की, और साथ ही साथ बात करें तो एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया, क्योंकि इससे पहले जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बाद में पनडुब्बी INS वागसीर यात्रा करने वाली ये दूसरी राष्ट्रपति यहां पर बन गई, जिसके अंतर्गत अभी ये सबमरीन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है INS वागसीर, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के तौर पर दोस्तों इनकी हमें यात्रा यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू आपको यहां पर इसके अंतर्गत दिखाई दे रही हैं। चलिए, है ना, इस टीम के साथ में भी आप यहां पर राष्ट्रपति जी की फोटो देख पा रहे होंगे। तो यदि मैं बात करूंगा तो इसमें चर्चा का विषय रहा ये है INS वागसीर, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित यहां पर किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो ये इंडियन नेवी अर्थात भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी है ना परियोजना आपको देखने मिलती है, जिसमें कोशिश की जाती है कि अत्याधुनिक स्वदेशी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत देखने को मिल पाए। और इसके साथ ही स्वदेशी दोस्तों ये डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर जो सबमरीन है उसका निर्माण इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत यहां पर किया जाता है। और इसी के अंतर्गत INS वागसीर का भी आपको नाम यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि सबमरीन आपकी निगरानी है ना, गुप्त अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करने में यहां पर सक्षम है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं तो अगला जो नाम आता है ये आता है प्रोजेक्ट टाइगर का। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया 1973 के अंतर्गत। अच्छा, अभी यहां पर हम बात करेंगे
तो आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर्स की जो संख्या वो कितनी है, 785 है। यहां तक कि चीतों की बात करेंगे तो इनकी संख्या अब यहां पर 35 से 38 हो गई है। और इसके बाद में ये जो हमें डेटा मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा 2025 की मैं बात करूंगा, भले यहां पर बाघों की संख्या में वृद्धि मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन अभी रिसेंटली 55 बाघों की मृत्यु यहां पर दोस्तों दर्ज की गई, जो सर्वाधिक आंकड़ा हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम तो यही बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद में, सफलता के बाद में मध्य प्रदेश में भी बाघों की बहार है। मध्य प्रदेश में बाघ 785 है, लेकिन आप देख रहे हैं इनकी जो संख्या है यहाँ पर, है ना, 55 जो बाघ है उनकी मृत्यु हमें इस डेटा के अंतर्गत यहाँ पर मिल रही है, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये आंकड़े यहां पर जारी किए गए, जिसमें ये बताया गया है कि दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 164 बाघों की मृत्यु हुई, जिसमें सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु यहां पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के बाद में किसी राज्य में एक वर्ष में दर्ज मृत्यु में सर्वाधिक आपको संख्या यहां पर देखने को मिल रही। जबकि आप देखिएगा 2021 में 129, 2022 में 122, इस तरीके के ये कुछ हमें यहाँ पर आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग अलग ग्राफ के माध्यम से देखने मिल रहे हैं, जहां पर बाघों की मृत्यु के मामले मिल रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बात करेंगे 2021 में 34 बाघ, 2022 में 43 बाघ, इस तरीके की बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना यहां पर प्रारंभ की गई है, और इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है ग्रीन टू गोल्ड योजना। क्या नाम है, तो इस योजना का नाम है ग्रीन टू गोल्ड योजना। और इस योजना के अंतर्गत भांग की खेती को वैध यहां पर किया गया है। किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बोला गया है कि राज्य में भांग की खेती को वैध और नियंत्रित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय यहां पर बढ़ पाए, और उसके लिए इस योजना को चलाया गया, जिसका नाम है ग्रीन टू गोल्ड योजना। जिसका संबंध कहां से है, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला का आपको नाम यहां पर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिदा जिया जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से, या किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इनका नाम मिलता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा इनका जो बेटा है तारिक रहमान, वो क्या बन गए भैया, यहां पर बांग्लादेश के अंतर्गत इनकी प्रधानमंत्री के तौर पर यहां पर नियुक्ति देखने को मिल रही है। अब मैं खालिदा जिया की बात करूंगा तो याद रखना इनका जो संबंध है ये हमें कहां से मिलता है, तो बांग्लादेश के अंतर्गत यहां पर मिलेगा। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन है, जिनका नाम है खालिदा जिया, जिनका भी रिसेंटली 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 1991 से 96 तक, और 2001 से लेकर 2006 तक ये क्या रही दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर आपको देखने को मिली थी। और मुस्लिम विश्व में बेनजीर भुट्टो के बाद में दूसरी महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इनका नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की यहां पर घोषणा की है। अभी आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली चर्चा के विषय रहे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जिनको फीफा के द्वारा भी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद में भी मैं बात करूंगा रिसेंटली, तो अभी इजराइल के द्वारा इनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने बोला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हम अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो फीफा शांति पुरस्कार के बाद में इजराइल के द्वारा भी ये पुरस्कार यहां पर दोस्तों किनको दिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। ये भी आप यहां पर याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत आप ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अभी रिसेंटली बात करेंगे वेनेजुएला की, है ना। वेनेजुएला के अंतर्गत दोस्तों 2025 के अंतर्गत जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया, है ना, मचाडो थी, उनके द्वारा भी जो पुरस्कार है उनको फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा गया, और बोला गया है कि कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा शांति, वैश्विक शांति को लेकर। ठीक है, समझ में आ रही बात।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाने की यहां पर योजना बना रहा है? क्या वो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या फिर आंसर यहां पर दोस्तों हो जाएगा आपका बिहार? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अर्थात आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इसरो ने बोला है कि श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर हम यहां पर तीसरा प्रक्षेपण जो पैड है वो यहां पर विकसित करेंगे, जिसके अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं पद्म कुमार ईएस, उन्होंने ये जानकारी यहां पर दी है। ठीक है, समझ में आ रही बात भैया? चलिए, तो आई होप ये फैक्ट भी आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रखेंगे। सभी ने लिख लिया? चलो, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सभी ने ये डेटा भी यहां पर जरूर लिख लिया होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सोनम ये से पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और इनका जो संबंध है वो किस टीम या किस देश से है? इसमें विकल्प न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, भूटान है और नेपाल। आप थोड़ा समय भी लेते जाएं आप लोग, और इस क्वेश्चन के आंसर भी यहां पर मार्क करते चलें। जिसमें हम बात करेंगे सोनम येसे की, तो आपको नाम से वैसे क्लियर भी हो रहा होगा, इनका जो संबंध है ये कहां से, भूटान से है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर यहां पर ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन्होंने क्या आंसर दिया है, तो यहां पर भूटान आंसर दिया है, उनका जवाब सही है। भूटान के दोस्तों बाएं हाथ के स्पिनर है सोनम येसे, और T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनके द्वारा हमें एक उपलब्धि देखने को मिल रही है, जिसमें इन्होंने पुरुषों के प्रारूप में एक ही पारी में 8 विकेट यहां पर लिया है, और ऐसे करने वाले दोस्तों ये पहले गेंदबाज यहां पर बन गए। तो याद रखना इनका नाम है सोनम येसे, संबंध कहां से है, तो संबंध है इनका भूटान से। चलिए बढ़ते हैं अगला दोस्तों डेटा की तरफ, जिसमें म्यांमार के खिलाफ अभी इन्होंने तीसरे T20 मैच में प्रदर्शन इनका काफी बेहतर हमें देखने को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विजयवाड़ा में आयोजित 87वें नंबर की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब यहां पर जीत लिया है? हु अमंग दी फॉलोइंग वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट द 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विजयवाड़ा? जिसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा सूर्या करिश्मा तामरी। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बी नाम दिया है, यहां पर आंसर उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाम है इनका सूर्या करिश्मा तामरी, जिन्होंने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल के अंतर्गत ये खिताब जीता है। जबकि ऋत्विक संजीवी की बात करें दोस्तों, तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, इन्होंने पुरुष एकल के अंतर्गत यह खिताब यहां पर जीत लिया है। तो आई होप ये नाम आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे और आपने डेटा यहां पर लिख लिया होगा। ठीक है, कंप्लीट। बड़े आगे चलिए, तो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, जिसके अंतर्गत आपको ऋत्विक संजीवी और सूर्या करिश्मा की आपको फोटो यहां पर दिखाई दे रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहां पर मिला, या भारत की जो रैंक है एशियाई युवा पैरा गेम्स के अंतर्गत कौन से नंबर की देखने को मिल रही, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे या फिर 8वें नंबर पे? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अर्थात 7वां दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें एशियाई युवा पैरा गेम 2025 के अंतर्गत भारत की रैंक 7वीं है। जिसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत यहां पर किया गया था, और भारत आप देख रहे हैं 102 मेडल के साथ में पदक तालिका मेडल टैली में कौन से नंबर पे, तो 7वें स्थान पर है। इस 7वें स्थान की बात करेंगे तो टोटल गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 36 गोल्ड मेडल हैं, 28 सिल्वर मेडल और 38 ब्रॉन्ज के साथ में पदक तालिका में भारत की जो रैंक है वो 7वें नंबर पे, टोटल मेडल है 102। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो इस डेटा में उज्बेकिस्तान आप देखिएगा मेडल टैली में कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे है, जिसने 99 गोल्ड यहां पर प्राप्त किए थे। और इस एशियन यूथ पैरा गेम्स के अंतर्गत जो मैस्कट मिला, शुभंकर मिला, जिसका नाम क्या था, इसका नाम फॉक्सी था।
जो कि संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत रेगिस्तानी लोमड़ी के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को यहां मिल जाता है। ये आप फोटो भी देख सकते हैं। और इसमें 11 खेल शामिल थे, जिसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, ये सारे गेम्स आपको इसके अंतर्गत देखने को मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी यहां पर बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ में यह कीर्तिमान रचा है दीप्ति शर्मा ने। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। जिसमें नाम किसका आएगा? तो दीप्ति शर्मा का नाम आएगा, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ में दोस्तों जो 5वां T20 अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था उस दौरान यह उपलब्धि इनके द्वारा यहां पर हासिल की गई, जिसमें 152 नंबर के T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो विकेट है, अंतरराष्ट्रीय विकेट है, ये इनका यहां पर है ना देखने को मिल रहा है, जिसके साथ में इन्होंने अपना 152 नंबर का T20 अंतरराष्ट्रीय विकेट यहां पर लिया है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने किनका ब्रेक किया? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड मैगन सट के नाम से था। और ये जो मैगन सट है इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। और इनका जो रिकॉर्ड हमें मिल रहा था वो था 151 विकेट का, जिसको ब्रेक किया दीप्ति शर्मा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जिन्होंने IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल यहां पर नियुक्त किया है। तो NIA के नए महानिदेशक कौन बन गए? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राकेश अग्रवाल। क्लियर? तो राकेश अग्रवाल कौन बन गए? तो ये NIA के महानिदेशक यहां पर अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले आपने नाम सुना होगा दोस्तों सदानंद दाते जी का, लेकिन अब इनको जिम्मेदारी, सदानंद दाते को जिम्मेदारी क्या दी गई है? तो ये महाराष्ट्र के नए DGP यहां पर नियुक्त किए गए, महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वन बन गए हैं। तो इनका नाम है सदानंद दाते। जबकि राकेश अग्रवाल जी को NIA के महानिदेशक के पद की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। अगला दोस्तों, यदि मैं कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करूंगा, खुफिया संस्थाओं की बात करूंगा भारत के अंतर्गत, जिसमें एक नाम आता है रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और धर्मो रक्षति रक्षता इसका ध्येय वाक्य है। जबकि वर्तमान में हम बात करेंगे इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पराग जैन, जो कि आपके डायरेक्टर जनरल है किसके अंतर्गत? तो रॉ के अंतर्गत ये आपके यहां पर डायरेक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नाम आता है IB का, जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पर यहां पर जानते हैं। और IB की यदि बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और तपन डेका है ना, ये कौन है? ये इसके यहां पर डायरेक्टर है। अगला नाम आता है CBI अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके हेड कौन है? तो इनका नाम है प्रवीण सूद। जबकि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ये क्या है? ये इसका आपका ध्येय वाक्य, जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में यहां पर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विजयवाड़ा में आयोजित 87वें नंबर के सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब यहां पर जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सूर्या करिश्मा तामरी। ठीक है, तो यहां पर तो आप लोगों ने वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर बी यहां पर पहले भी दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किनको बनाया गया? जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है सोर्ड मरीन को, है ना, जिनका नाम हमें यहां पर ऑप्शन सी के अंतर्गत मिल रहा है। मतलब जिन्होंने आंसर यहां पर सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही। भारतीय महिला हॉकी टीम के जो मुख्य कोच बन गए इनका नाम है सॉर्ड मरीन। और ये नीदरलैंड से, ये कहां से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का क्या बनाया गया है? तो इनको कोच यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा यदि मैं बताना चाहूंगा कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर भी दोस्तों इन्होंने यहां पर महिला हॉकी टीम को पहुंचाया था। तो एक बहुत बड़ा योगदान भी इनका इससे पहले देखने मिला, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अभी रिसेंटली हरेंद्र सिंह जो कि महिला हॉकी टीम के कोच थे, इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और इसके बाद में ये जो जिम्मेदारी है किनको सौंपी गई है? तो ये जिम्मेदारी सॉर्ड मरीन को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये क्या बन गए? महिला हॉकी टीम के, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए, जिनका संबंध कहां से है? नीदरलैंड से है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा मैं, भारतीय पुरुष हॉकी जो टीम है जो पेरिस 2024 में ओलंपिक हुए थे, मतलब 2024 के,
है ना, जो ओलंपिक हुए थे पेरिस के अंतर्गत, जिसमें भारत यहां पर 1 सिल्वर मेडल भी लेकर आया, जिसमें नीरज चोपड़ा का नाम आता है। 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत 2024 के ओलंपिक में लेकर आया था। और उसमें आपको जानकारी होगी जो हॉकी पुरुष हॉकी टीम है, ये ओलंपिक पेरिस में कांस्य पदक भारत को इन्होंने दिलाया था। ठीक है, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में किसको हराया था, तो स्पेन को हराकर कांस्य पदक यहां पर अपने नाम किया था, जब हम 2024 के ओलंपिक की यहां पर बात करते हैं। इतना ही नहीं, जो टोक्यो के ओलंपिक 2020 में हुए थे, उसमें भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, तो कांस्य पदक यहां पर जीता था, जब भारत ने किसको हराया था, जर्मनी को हराकर यह खिताब यहां पर जीता था। ठीक है, तो याद रखना आप, है ना, जब मैं टोक्यो ओलंपिक की बात करूंगा तो इसमें भी भारतीय हॉकी टीम कौन सा मेडल लेकर आई है, तो यहां पर कांस्य पदक लेकर आई। भारत ने किसको हराया था, तो जर्मनी को हराकर यह खिताब यहां पर जीता था। क्लियर। चलिए अब हम हॉकी इंडिया की बात करेंगे। तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, तो हॉकी इंडिया की स्थापना सन 2009 के अंतर्गत की गई थी, जबकि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम दिलीप तिर्की है, सचिव हैं भोला नाथ सिंह, जबकि क्रैग फुलटन की बात करेंगे तो ये पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रखना। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी की कौन सी संस्था है, तो उसको हम बोलते हैं FIH या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1924 में हुई है। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा अभी MPPSC प्रीलिम्स 2026 के अंतर्गत, है ना, सुबह हर दिन 8 बजे क्लास रहती है आपकी यूट्यूब में। कितने बजे क्लास रहती है, सुबह 8 बजे यूट्यूब YT पर MP एग्जाम वाला में। इस क्लास में भी आप हर दिन जुड़े, है ना। MP एग्जाम वाला यूट्यूब में सुबह 8 बजे क्लास होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, जनसंपर्क, रोजगार निर्माण, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डेटा, गवर्नमेंट स्कीम, हर एक तथ्य पर चर्चा की जाती है। तो इस सुबह वाली क्लास में भी आप सभी लोग लाइव जुड़ा करें। वो बात अलग है, कई बार लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास एक ऑप्शन रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पर होता है, तो इस क्लास में भी आप लोग जरूर यहाँ पर जुड़ा करें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर नाम आता है भारतीय क्रिकेट टीम का, कि भारतीय क्रिकेट टीम में पुरुष टीम के कोच कौन है और महिला टीम के कौन कोच है। तो याद रखना, भारतीय क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम में पुरुष टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, और महिला टीम के कोच है जिनका नाम है अमोल मजूमदार। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि बताइए BCCI की बात करेंगे दोस्तों तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। भारतीय फुटबॉल टीम की बात करेंगे, भारतीय फुटबॉल टीम के अंतर्गत पुरुष टीम के कोच कौन है, तो इनका नाम है खालिद जमील। ये अपॉइंटमेंट भी लेटेस्ट है और ये डेटा भी आप याद रखना, जिसमें कोस्टा रिका के अंतर्गत भारतीय महिला फुटबॉल जो टीम है उसके कोच के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई, तो इनका नाम है अमेलिया वालवर्डे। और इस डेटा को मैं डबल मार्क करता हूं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन है, तो इनका नाम है अमेलिया वालवर्डे, जिनको यहां पर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का जो कोड नेम है वो हमें क्या देखने को यहां पर मिला था, जिसके अंतर्गत आपको पता है दोस्तों वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। और इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया, तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यानी जिन्होंने आंसर यहां पर बी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी जो पत्नी है उनको यहां पर गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंतर्गत ये 2 और 3 जनवरी की मिडनाइट के अंतर्गत ऑपरेशन देखने मिला, जिसमें 150 से अधिक एयरक्राफ्ट इसके अंतर्गत मिले थे। यदि मैं वेनेजुएला की बात करूंगा तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो कराकस है, और वेनेजुएला के अंतर्गत जो करेंसी है वो हमें यहाँ पर वेनेजुएला बोलीवियार यहां पर देखने को मिल रही है। यदि मैं यहां पर वेनेजुएला की बात करूंगा, आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन जो है कितने ज्यादा वेनेजुएला में, जिसमें तेल की बात करेंगे 303 अरब बैरल, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड की बात करें सोना की 8900 है ना, 8900 है ना, ये आपको है ना यहाँ पर टन दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मिल रहा है। निकल की बात करेंगे 2.89 करोड़ टन है। लोहे की खदान आप देखिएगा, प्राकृतिक गैस रिसोर्सेज देखिएगा, बॉक्साइट देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको वेनेजुएला के पास
देखने को यहां पर मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत सितंबर 2025 की बात करें तो ये बताया जा रहा है सितंबर 2025 से ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकाना प्रारंभ किया था और प्रतिबंध जो है ये लगाए थे, जिसमें शुरुआती तौर पे उसके अंतर्गत जो नावें हैं, है ना, उनको यहां पर बोट को टारगेट किया गया था और इसके बाद में पूर्वी प्रशांत महासागर में, कैरिबियन में वेनेजुएला की 2 दर्जन से ज्यादा नावों पर हमला बोला गया था। इसके बाद में लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर इसके अंतर्गत मिली थी और अमेरिका का दावा था कि जिन नावों को उन्होंने निशाना बनाया उनमें मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी, इसलिए ये टारगेट उन नावों को हमने बनाया था। और उसके बाद लगातार अमेरिका भड़का हुआ था, है ना, और कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिकी जो बल है वो कैरिबियन क्षेत्र में वेनेजुएला के जो तेल टैंकर हैं उनकी जब्ती भी कर रहे थे और उसके बाद में इस तरीके के प्रतिबंध जो हैं अमेरिका की तरफ में वेनेजुएला के अंतर्गत तेल प्रतिबंध भी यहां पर लगाए गए थे। लगातार टैंकरों को खुले तौर पर जब्त किया जा रहा था और इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने बीते दिनों में वेनेजुएला की जो नौसेना थी उसकी घेराबंदी भी यहां पर कर दी थी और इसके साथ में यहां पर अमेरिका ये बोलता है कि वेनेजुएला की जो निकोलस मादुरो सरकार है वो अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी कर रही है, मादक पदार्थों का, है ना, यहां पर दोस्तों, है ना, तस्करी जो है ये देखने को मिल रही है। उसकी वजह से अमेरिका काफी ज्यादा परेशान था और ट्रंप प्रशासन ने इसको राष्ट्रीय आपातकाल बताया और इसके बाद में वेनेजुएला को लगातार यहां पर निशाना बनाया और इसके बाद में अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर दोस्तों बनेगा कि आखिर वेनेजुएला में अब जिम्मेदारी ये किसको सौंपी गई, तो वेनेजुएला में अंतरिम जो राष्ट्रपति नियुक्त की गई वो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति के तौर पर, जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, जिनको क्या बनाया गया, तो इनको वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति यहां पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, वेनेजुएला और भी चर्चा में रहा था जब हम 2025 की बात करते हैं। 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था ये वेनेजुएला के अंतर्गत ही यहां पर मिला था, जो कि नाम क्या है इनका, नाम है इनका मारिया कोरेना मचाडो। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा रहा है अभी परीक्षा के अंतर्गत। याद रखना, यदि मैं नोबेल शांति पुरस्कार की बात करूंगा तो ये पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का यहां पर प्रदान किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे पहले कार्यकाल में दोस्तों जब ट्रंप का देखने को मिला था वेनेजुएला के वित्तीय क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ाए गए थे और फिर जो बाइडेन सरकार आई और इन्होंने ट्रंप काल के अधिकतर प्रतिबंधों को बरकरार यहां पर रखा था। ठीक है, वेनेजुएला आप मैप के अंतर्गत देख पा रहे होंगे जिसमें आपको यहां पर दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है और ये है वेनेजुएला जिसकी कैपिटल है आपकी कराकस और आप देखेंगे नियर बाई यहाँ पर कंट्री के तौर पे तो यहाँ पर कोलंबिया आपको दिख रहा है, ये आपका ब्राजील है, ये आपका गुआना भी आपको इस मैप के माध्यम से यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक यहाँ पर देश बन गया, जिसमें विकल्प आपके सामने। मैं चाहूंगा आप लोग उतना समय लेते जाओ और समय लेकर आंसर यहां पर करते जाना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सभी लोग बताओगे भैया भारत ने चावल उत्पादकता में फिलहाल किस देश को यहां पर पीछे छोड़ा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर सभी लोगों ने जिन्होंने आंसर चाइना दिया उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा। भारत की बात करेंगे, लेटेस्ट डेटा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है, तो ये आपका भारत बन गया। और भारत ने किसको पीछे किया है, तो भारत ने चाइना को पीछे करके यहां पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, है ना, देश के तौर पे दर्जा यहां पर प्राप्त किया। और भारत का जो चावल उत्पादन है वो कितना पहुंच गया समझिएगा, तो भारत का जो चावल उत्पादन है ये 150 मिलियन टन यहां पर पहुंच गया, जबकि चाइना का चावल उत्पादन जो है वो 145.28 मिलियन टन है। चलिए अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसके अंतर्गत पहला नाम आ रहा है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का। ये जो डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज है ये भारत और, है ना, किसके बीच के होने वाला अभ्यास है, तो याद रखना इंडिया और यूएई के बीच में होने वाला अभ्यास है जिसको हम डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड के तौर पर यहां पर जानते हैं, है ना। जिसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन अबू धाबी में आपको देखने को मिला था, स्थान था अल हमरा अबू धाबी के अंतर्गत। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां से प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें पहला नाम आ रहा है सैन्य अभ्यास में संप्रति का। याद रखना जो संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश में बीच के होने वाला अभ्यास है जिसको हम संप्रति
एक्सरसाइज के तौर पर यहां पर जानते हैं। तो पहला अभ्यास क्या हो गया, तो ये हो गया एक्सरसाइज जिसका नाम है संप्रति। दूसरा नाम है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला अभ्यास। अगला नाम है मैत्री अभ्यास, ये किसके बीच में होने वाला, तो दोस्तों याद रखना भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसको हम मैत्री के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है वज्र प्रहार। जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसको हम वज्र प्रहार के रूप में जानते हैं। अगला नाम आएगा युद्ध अभ्यास। याद रखना युद्ध अभ्यास हो, वज्र प्रहार हो या फिर कोप इंडिया हो, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पर जानते हैं। अगला नाम आएगा नोमिडिक एलिफेंट का, और ये जो अभ्यास है मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसको हम नोमिडिक एलिफेंट के तौर पर जानते हैं। अगला नाम आएगा प्रबल दोस्तक या प्रबल दोस्तिक बोल दो, बात एक ही है। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला अभ्यास है। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है खंजर। इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो भारत और मालदीव के बीच में होने वाला अभ्यास है ना इम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के बीच में, इंडिया म्यांमार से याद रखना। और अल नागा एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होने वाला अभ्यास है। तो भारत और ओमान के बीच में होने वाला अभ्यास, जिसको हम अल नागा के तौर पर जानते हैं। तो आई होप ये जो डेटा आप लोग जरूर यहां पर अच्छे से लिख लेंगे। सभी लोग एक बार इस डेटा को कंप्लीट करो फटाफट और हमें यहां पर बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डेटा यदि रह गया हो प्रीवियस स्लाइड का, तो वो भी आप लोग यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला नाम आता है गिनी देश का। गिनी देश के नए राष्ट्रपति किनको नियुक्त किया गया, और ये हमारा पार्ट किस में आएगा, तो अपॉइंटमेंट्स के दृष्टिकोण से मिलेगा, जिसमें गिनी देश के नए राष्ट्रपति में नाम आता है ममाडी डोम्बोया का। किनका नाम आएगा, ममाडी डोम्बोया का, जिनको गिनी देश का नया राष्ट्रपति यहां पर नियुक्त किया गया। पश्चिमी अफ्रीकी का एक आपका तटीय देश है, जिसकी राजधानी है कोनाक्री, है ना, क्या नाम है, तो याद रखना गिनी के अंतर्गत यदि मैं राजधानी की बात करूंगा तो कोनाक्री है। और यहां पर दोस्तों यदि बात करेंगे तो नाम आता है गिनियन फ्रैंक, जो कि इस देश की आपको करेंसी मुद्रा देखने को मिल जाती है। जिसमें आप देख रहे होंगे ये आपको कंट्री दिख रहा है, इसमें नेबर्स कंट्री के तौर पर माली है ना, यहाँ पर आप देखेंगे सेनेगल आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीरा लियोन दिख रहा है ना। इधर पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिबेरिया, है ना, लाइबेरिया आपको इसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है। ये क्या है, तो ये सब इसके नेबर्स कंट्री के अंतर्गत आपको दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैप के माध्यम से भी डेटा समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये डेटा आप अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इस देश का याद रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को दिवस यह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और इसमें जब हम एनआरआई की बात करते हैं तो वो प्रवासी भारतीय जो विदेश में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का यह दिन है, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। और यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कभी, तो इस दिवस की जो शुरुआत है ये 2003 के अंतर्गत हमें देखने को यहां पर मिल जाती है। ये भी आप याद रखना। अब क्वेश्चन बनता है कि जो लास्ट प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो याद रखना जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, इसका आयोजन 2025 के अंतर्गत कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। इससे पहले 2023 में इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है 8 से 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये हमें इसके अंतर्गत यहां पर थीम देखने को मिली थी। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मुख्य अतिथि यहां पर कौन थे, तो इनका नाम है त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की राष्ट्रपति, जिनका नाम है क्रिस्टीन काल्ला कंगालू। क्या नाम है इनका, क्रिस्टीन
है ना, काला कंगालू, जो कि कौन है, त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति, जिनको प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अंतर्गत मुख्य अतिथि यहां पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इससे पहले जो हुआ था, इसका आयोजन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था, जिसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार, है ना। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। जब हम 2023 के इंदौर के प्रवासी भारतीय दिवस की यहां पर बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्धारमैया निम्न में किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री यहां पर बन गए। सबसे लंबा जो हमें कार्यकाल मिलता है सिद्धारमैया जी का, वो कहां से मिलेगा, तो इनका संबंध आपको कर्नाटक से मिलेगा। मतलब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही, जिसमें आप देख रहे हैं सिद्धारमैया, इनका कार्यकाल आप देखिएगा 2000 है ना 792 दिन, लगभग आप देखिएगा 7 साल से ज्यादा का इनका कार्यकाल हमें मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रहा है। इससे पहले देवराज उर्स का कार्यकाल 7 साल 239 दिन का था, लेकिन अब रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर ब्रेक कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब प्रारंभ की जाएगी। तो भारत की बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को प्रारंभ की जाएगी, और इसका जो हमें कॉरिडोर मिलेगा वो आपका मुंबई से अहमदाबाद का मिलेगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये आपका दोस्तों बुलेट ट्रेन सेवा मिलेगी 2027 में। उम्मीद है कि ये सेवा आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि 508 किलोमीटर का लंबा रूट है गुजरात और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी के अंतर्गत, जिसमें शुरुआती संचालन सूरत से इसका बिलीमोरा के बीच में यहां पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों इसमें जापान की हमें टेक्निक मिलेगी, जो कि शिंकानसेन तकनीक है, और इस ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की यहां पर होने वाली है। चलिए अगला नाम आता है मुख्यमंत्री सेहत योजना। इस योजना का संबंध पंजाब राज्य से, जिसमें चंडीगढ़ में दोस्तों अभी हाल ही में जो पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है भगवंत मान, उन्होंने दोस्तों इस योजना का प्रारंभ किया, जिसको मुख्यमंत्री सेहत योजना के तौर पर जानते हैं। इसमें पंजाब में लगभग 3 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से यहां पर लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा दुर्घटना को लेकर, है ना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना आई थी जिसका नाम था राहवीर योजना, और उस राहवीर योजना में ये बोला गया था कि यदि किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यदि कोई व्यक्ति, है ना, उस व्यक्ति को जो घायल हुआ है उस एक्सीडेंट में, उसको हॉस्पिटल उस गोल्डन आवर्स के साथ में लेकर जाएगा, तो उस व्यक्ति को 25,000 रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी की पीएम राहत योजना मिल रही, जिसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसे 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उसके माध्यम से देगी, जिसको पीएम राहत योजना यहां पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो पंजाब के अंतर्गत ये योजना है, जिसको क्या नाम दिया गया, तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया और इसका संबंध किससे, तो याद रखना पंखुड़ी जो पोर्टल है अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और ये अन्नपूर्णा देवी किस मंत्रालय मंत्री है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और इनके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं एम्पावरिंग वुमेन, है ना, नर्चरिंग चिल्ड्रन, ये आपकी यहां पर इसकी थीम भी देखने मिल रही गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है कि महिलाएं एवं बच्चों के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके आवेदन की जो ट्रैकिंग है और उनका लाभ वितरण है, उसके माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिसको पंखुड़ी पोर्टल यहां पर नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एक यहां पर हमें ऐप मिल रहा है जिसका नाम है सुजलम भारत ऐप। क्या आपने इस ऐप का नाम सुना है, जिसका नाम है सुजलम भारत ऐप, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये दोस्तों ग्रामीण पेयजल प्रशासन को बेहतर करने को लेकर ये डिजिटल पहल यहां पर सुजलम भारत ऐप के अंतर्गत स्टार्ट की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर नाम आता है भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, है ना, हमें कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वल्चर नेटवर्क, जो देश के अंतर्गत पहला डिजिटल एक पोर्टल है, जिसमें गिद्धों को लेकर संरक्षण को लेकर कार्य लगातार किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, तो असम राज्य ने यहां पर स्टार्ट किया है। किसने किया है, तो असम राज्य ने स्टार्ट किया है, ये भी आप यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है।
ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है? याद रखना, जो ज्ञान भारतम पोर्टल है इसका उद्देश्य है जो प्राचीन पांडुलिपि हैं इनको संरक्षित करना और उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, जिसमें डिजिटल ये डेटा पांडुलिपिक का है ना, इसके अलावा जो ग्रंथ है उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर मिल पाएगा। अगला दोस्तों नाम आता है प्रतिभा सेतु का, जो यूपीएससी के द्वारा स्टार्ट किया गया एक डिजिटल पोर्टल है, जिसमें मुख्य परीक्षा साक्षात्कार तक जो व्यक्ति पहुंचे हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है ना, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में किसी कारणवश नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन, तो उनको मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी या निजी नौकरियों से कनेक्ट करने के लिए ये प्रतिभा सेतु पोर्टल स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे देश की पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत, जिसका उद्घाटन है भारत के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया। और यहां पर दोस्तों याद रखना, देश की पहली पूरी तरीके से जो पेपरलेस जिला अदालत बन गई है वो कहां पर है? तो ये केरल के वायनाड जिला में है ना, केरल के वायनाड जिला के अंतर्गत कालपेट्टा का नाम आता है, जहां पर देश की पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन यहां पर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस नई विशेष कमांडो यूनिट का अभी हाल ही में गठन किया? आप ये भी याद रखना दोस्तों, भारतीय सेना के अंतर्गत, थल सेना के अंतर्गत जो हेड है उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि इसके हेड है ना। जब हम इंडियन आर्मी की यहां पर बात करेंगे और भारतीय सेना के अंतर्गत वो नई विशेष कमांडो इकाई कौन सी है, तो इसका नाम भैरव लाइट कमांडो बटालियन। मतलब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस भैरव लाइट कमांडो बटालियन का गठन जो है भारतीय सेना के द्वारा एक त्वरित कार्यवाही करने के लिए यहां पर किया गया, जिसमें विशेष कमांडो यूनिट इसके अंतर्गत यहां पर शामिल है, जिनकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये भैरव बटालियन दोस्तों भारतीय सेना की एक नई फुर्तीली प्रौद्योगिकी संचालित यहां पर हमें यूनिट यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत AK-203 जैसे हथियार भी इन कमांडो के पास में, स्नाइपर भी जो 1500 मीटर तक यहां पर मार कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें नाम किसके अंतर्गत मिलेगा? तो ये हमें नाम दोस्तों इस भैरव बटालियन के अंतर्गत मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं, अभी चर्चा का विषय रहा दोस्तों, पहली बार पूरी तरीके से पूर्ण महिला बटालियन, जिसमें CISF के अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरीके से महिला बटालियन के गठन को यहां पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, विशेष सशस्त्र पुलिस बल की जो 35वीं बटालियन है मंडला के अंतर्गत, इसका जो नामकरण है ये वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। स्टेटमेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, भारत के अंतर्गत डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात तमिलनाडु। मतलब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बी यहां पर दिया है उनका जवाब बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, जिसमें तमिलनाडु के अंतर्गत डीप टेक स्टार्टअप नीति AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर जैसे अलग अलग जो स्टार्टअप उनको सहायता देने के लिए और साथ ही साथ 100 करोड़ का फंड जुटाने के लिए इस तरीके की डीप टेक स्टार्टअप जो नीति है ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, इसरो का 2026 का पहला मिशन कौन सा था? वो बात अलग है, ये मिशन सफल नहीं हो पाया लेकिन चर्चित रहा, क्योंकि 2026 के अंतर्गत इसरो का ये पहला मिशन था, जो कि भारत की हमारी स्पेस एजेंसी जिसको हम इसरो के तौर पर जानते हैं, जिसका गठन 1969 में हुआ था। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है V नारायणन। तो याद रखना, इसरो का वर्ष 2026 का जो पहला मिशन था इसका नाम क्या था, जिसमें विकल्प आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जिन्होंने आंसर PSLV C62 यहाँ पर आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के अंतर्गत PSLV C62 मिशन का जो पेलोड था उसका नाम क्या था? तो उसको अन्वेषा नाम दिया गया था, या फिर EOS N1 अन्वेषा के अंतर्गत ये हमें इसका पेलोड देखने को मिला था, जिसमें 12 जनवरी 2026 की ये वो तारीख है जब सुबह लगभग 10 बजे श्री हरिकोटा से अन्वेषा मिशन अन्वेषा के अंतर्गत PSLV C62 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन यह मिशन किसी कारणवश विफल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है दोस्तों, इसरो के अंतर्गत चाहे मैं चंद्रयान सेकेंड मिशन की बात करूं तो ये सफल नहीं हो पाया, है ना, लेकिन इसके बाद भी इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हार नहीं मानी
और आप देख रहे हैं यही चीजें होती हैं कि कई बार हम फेल्योर से चीजें सीखते भी हैं, और चंद्रयान 3 के अंतर्गत ये सफलता है ना इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पर अचीव। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो भारतीय अंतरिक्ष दिवस है या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है यह हम कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर जवाब देंगे। तो डीआरडीओ और इसरो के सहयोग से ये दोस्तों ये हमें मिशन देखने को यहाँ पर मिला था, लेकिन ये मिशन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, पीएसएलवी इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट भी माना जाता है, जिसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तौर पर जानते हैं, जिसके अंतर्गत चंद्रयान चाहे फर्स्ट हो चाहे वो मंगलयान हो, आदित्य L1 जो सोलर मिशन रहा है ना, एस्ट्रोसैट जैसे बड़े मिशन पीएसएलवी के अंतर्गत ही देखने को मिले। तो इतना ही नहीं, आप देखेंगे 2017 में एक रिकॉर्ड इसरो के द्वारा बनाया गया, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने एक ही मिशन से 104 सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए थे, और वो तारीख थी 15 फरवरी 2017 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर वी नारायण इसरो के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि रॉकेट के पहले और दूसरे स्टेज तय मानकों के अनुसार चले, लेकिन तीसरे स्टेज के अंत में कुछ गड़बड़ी आ गई। अब हम जांच रहे हैं आखिर क्या कुछ दिक्कतें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिली, क्योंकि EOS N1 चर्चा का विषय रहा था, जिसको यहाँ पर DRDO और इसरो के तहत यहाँ पर डेवलप किया गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि इसमें है ना जमीन पर मौजूद चीजों को पहचानने के लिए सैकड़ों वेवलेंथ के माध्यम से देखने में सक्षम होगा, और भारत की जो बॉर्डर उसकी सुरक्षा करने में ये मदद हमारी यहाँ पर करेगा, जिसमें खेती, शहरी मैपिंग, पर्यावरण ऑब्जर्वेशन, ये सब इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल किए गए थे। इसके अलावा यदि मैं पीएसएलवी की बात करूंगा तो पीएसएलवी अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो पहला प्रक्षेपण था वो 20 सितंबर 1993 में हमें कहां से देखने को मिला था, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। पीएसएलवी का जो पहला यहां पर लॉन्च हुआ था, जबकि पहला जो मिशन था ये असफल रहा। इसके बाद में जो सफल प्रक्षेपण हुआ इसका वो कब हुआ था, तो ये 15 अक्टूबर 1994 में हुआ था, जो पहला पीएसएलवी का सफल है ना प्रक्षेपण था। इसके अलावा बात करते हैं आदित्य L1 की। याद रखना भारत का पहला सोलर मिशन रहा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके अंतर्गत इसकी तारीख भी याद रखना 2 सितंबर 2023 की। 2 सितंबर 2023 में आदित्य L1 का नाम मिलता है, जो कि भारत का पहला सोलर मिशन आपको देखने मिलता है। भारत के सूर्य के अंतर्गत जो कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए इसको है ना लैंग्रेज पॉइंट 1 पर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अगला नाम आता है चंद्रयान 3 मिशन का। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को, और ये पहुंचा कब दोस्तों है ना 23 अगस्त 2023 के अंतर्गत। याद रखना 23 अगस्त 2023 के अंतर्गत, जिसमें साउथ पोल के अंतर्गत ये हमें सफल लैंडिंग देखने को मिली, जिसमें विक्रम लैंडर का हमें नाम मिलता है ना, और प्रज्ञान रोवर का नाम मिलता है। इसके अंतर्गत आपको याद रखना उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया था सोलर यहाँ पर साउथ पोल के अंतर्गत, तो उसका नाम था शिव शक्ति है ना। जहां पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग देखने को मिली तो उसको नाम क्या दिया गया था, तो शिव शक्ति यहां पर नाम दिया गया था। और इसके बाद में फिर भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि हम 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएंगे, तो नेशनल स्पेस डे के रूप में हम यहां पर इसको मनाएंगे। इससे पहले चंद्रयान जो फर्स्ट मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था, ये भी आप याद रखना है ना। इसके बाद चंद्रयान सेकेंड लॉन्च कब किया गया था, वो बात अलग है, सफल नहीं हो पाया, तो 22 जुलाई 2019 की हमें तारीख यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा मंगलयान, जिसको हम मॉम के तौर पर भी यहां पर जानते हैं है ना, तो मार्स ऑर्बिट मिशन, और इसके अंतर्गत दोस्तों आप देख रहे हैं जो सैटेलाइट पहुंचा था है ना, ये मार्स के ऑर्बिट में रहा, मतलब कक्षा में रहा, और इसके माध्यम से इसने क्या क्या चीजें की, तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, और पिक्चर भी मार्स के अंतर्गत इसने यहाँ पर क्लिक की थी। इसको मार्स ऑर्बिट मिशन के तौर पर जानते हैं। 5 नवंबर 2013 को ये मंगलयान आया था। इस पर आपने देखा होगा एक मूवी भी यहाँ पर आ चुकी है, मंगलयान। ठीक है, तो मंगलयान लॉन्च कब किया गया, 5 नवंबर 2013 को। 24 सितंबर 2014 को ये मंगल के मार्स के ऑर्बिट में यहां पर पहुंचा था। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक यहां पर सैटेलाइट और चर्चा का विषय रहा, जिसका नाम था निसार। आपने इसका नाम सुना होगा, जिसको नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यहां पर नाम दिया गया था, क्योंकि इस निसार सैटेलाइट का जो विकास है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के द्वारा यहां पर किया गया था, और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निसार सैटेलाइट है ना,
ये कैसा सैटेलाइट है? तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थात पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि नासा और इसरो के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था, जिसमें लगभग 2.5 टन वजनी सैटेलाइट है, 748 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर एक से दूसरे ध्रुव तक ये परिक्रमा करेगा। 12 दिन का एक निसार सैटेलाइट का स्कैन चक्र होगा, है ना, और इसके साथ 3 साल दोस्तों इसका हमें जीवन काल भी इसके माध्यम से देखने को मिल रहा है। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 10 सेकेंड नंबर का लॉन्च भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसको निसार के तौर पर जानते हैं। और यह 12 दिन में एक बार पूरे, है ना, पूरी तरीके से पृथ्वी को स्कैन करेगा और पृथ्वी की सतह की बहुत ही विस्तृत छवियां यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है, जिसको हम निसार के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दिल्ली की। तो अभी दिल्ली क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने 1 जनवरी 2026 को नए दिशा निर्देश जारी किए राजधानी के अंतर्गत, जहां पर बोला है कि राजधानी में जो सड़कें होंगी उनमें जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जिसमें जिला कितनी दूरी पर है, लोकेशन कितनी दूरी पर है, उस पर QR कोड लगाए जाएंगे। और ये दिल्ली लोक निर्माण विभाग के द्वारा अनाउंसमेंट है, जिसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से, जैसे आनंद विहार, चांदनी चौक, है ना, उसके साथ में आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको QR कोड यहाँ पर दिख रहे हैं। इस QR कोड में क्या होगा, तो जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो रोड बनाया गया वो कब बनाया गया, उसकी तारीख कब है, उसके इस्तेमाल के लिए कौन कौन सामग्री यूज की गई है ना, उसकी वारंटी क्या है, सारी चीजें ये यहाँ पर ठेकेदार उसकी जानकारी आपको इस QR कोड को स्कैन करते ही डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने वाला दोस्तों यहां पर हमें दिल्ली का नाम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है? ये जो मकर विलक्कू महोत्सव है, इसका जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से, जिसमें केरल है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र का यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो याद रखना केरल इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा, मकर विलक्कू महोत्सव के अंतर्गत। केरल के बहुत सारे फेस्टिवल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैं केरल के बाद में मकर विलक्कू महोत्सव की बात करूंगा, जहां पर ना मकर संक्रांति पर केरल के पथानमथिट्टा जिले में ये सबरी माता, है ना, जो अयप्पा टेम्पल है ना, अयप्पा लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसको मकर विलक्कू महोत्सव के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। इसके आप फोटो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ और फेस्टिवल हैं दोस्तों, आप समझिएगा, जिसके अंतर्गत अट्टुकल पोंगला का नाम आता है, चाहे वो मैं थेयम की बात करूं, है ना, केरला बोट फेस्टिवल की यहाँ पर बात करूं, है ना, ये सारे कहाँ से संबंधित है? इन सभी का संबंध आपको केरल से मिलेगा, चाहे वो थेयम हो या फिर आपको पता होगा मैं वल्लमकली की बात करता हूं, वैसे हम इसको केरल बोट फेस्टिवल के तौर पर जानते हैं, इसमें बोट रेस आपको देखने को मिलती है, लेकिन याद रखना इसका जो एक्चुअल नाम है वो है वल्लमकली। तो जब आपसे पूछा जाए वल्लमकली फेस्टिवल का संबंध भारत के किस राज्य से, तो आप लोग आंसर क्या मार करेंगे? आप लोग आंसर यहां पर मार करेंगे केरल, ठीक है। तो वल्लमकली हो गया। वल्लमकली के अलावा त्रिशूर पूरम का नाम आता है, इसका संबंध भी कहां से? तो त्रिशूर पूरम का भी संबंध आपको केरल के अंतर्गत यहां पर मिलता है। समझ में आ रही बात? तो एक बार आप मुझे बताते भी चलिएगा, और क्या आप लोग सभी लोग शॉर्ट नोट्स के साथ में डेटा लिख रहे हैं तो ये भी जरूर यहां पर बता दें, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप देखिएगा, चाहे मैं ओणम की बात करूंगा तो इसका संबंध भी केरल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय, इन्होंने किस देश में स्थित माउंट एकानगुआ की सफलतापूर्वक यहां पर चढ़ाई की? और ये जो माउंट एकानगुआ है, इसका जो संबंध है ये आपको कहां से मिलेगा? इसका संबंध आपको अर्जेंटीना से देखने को यहां पर मिलेगा, जिसमें पर्वतारोही में किसका नाम आता है? तो अरित्रा रॉय का नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। याद रखना ये नाम क्या रहेगा? तो अरित्रा रॉय का नाम पर्वतारोही के अंतर्गत आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन यहां पर लॉन्च की गई, जो पूरी तरीके से सोलर पावर्ड है, ठीक है, ATM वैन, इसमें किसका नाम आएगा? तो याद रखना नाम आएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का। मतलब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यहां पर दिया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन यहां पर लॉन्च की गई है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलती है ना। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा इसको यहां पर लॉन्च किया गया, जिसमें आप इसकी फोटो देख पा रहे होंगे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील, बैंकिंग जस्ट गॉट क्लोजर टू यू, इस तरीके का आप ये वैन का इंटरफेस देख पा रहे होंगे। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है एन इंद्रसेन रेड्डी। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है मानिक शाह,
क्या नाम है? तो इनका नाम है मानिक सा। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले डेटा की तरफ कि मेटा अर्थात जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी, आपने देखा होगा जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें पावर्ड बाय मेटा लिख रहा था, क्योंकि अब व्हाट्सअप चाहे इंस्टाग्राम की बात करो उसको भी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मेटा है इसके नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दीना पावेल मैककॉर्मिक। मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? तो दीना पावेल, है ना, मैककॉर्मिक इनका नाम है। और आपको पता है ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी जिसको हम मेटा के तौर पर यहां पर जानते हैं। और ये दीना पावेल चर्चा का विषय इसलिए भी रही क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार भी यहां पर रह चुकी है, जिनकी फोटो आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। दिख रही है भैया फोटो सभी को? ठीक है, चलिए तो मेटा की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 2004 में, फेसबुक 2004 में आया। मेटा के सीईओ कौन है? तो इनका नाम मार्क जुकरबर्ग है, जो कि फेसबुक के भी दोस्तों हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला शहर कौन सा बन गया? तो ये उड़ीसा का पुरी यहां पर बन गया है। उड़ीसा का जो पुरी है दोस्तों, जगन्नाथपुरी की बात करते हैं हम, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में ही है। तो ये पुरी ऐसा शहर बन गया है जहां पर सुजल ड्रिंक फॉर्म टैप मिशन के तहत 24 घंटे सीधे नल से पीने योग्य पानी आपको यहां पर मिल जाएगा। इसमें कौन सा शहर आएगा? तो पुरी शहर का नाम आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? है ना, वैसे शुरुआती तौर पे पहले तो आपको ऑपरेशन सिंधु मिला था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं बात करूंगा तो ऑपरेशन स्वदेश का नाम मिलता है, जिसमें ईरान से अपने नागरिकों की भारत स्वदेशी वापसी के लिए ये ऑपरेशन स्वदेश यहां पर चलाया गया था। तो जिन्होंने आंसर यहां पर डी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही, जिसमें ईरान में जिस हिसाब से भी हिंसा भड़क गई थी उसके बाद में ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया, जिससे वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे उनकी सुरक्षित वापसी भारत के अंतर्गत यहां पर हो पाए। इसको लेकर ऑपरेशन, है ना, हमें स्वदेश यहां पर इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। क्या नाम आएगा? ऑपरेशन स्वदेश का नाम आएगा, जिसमें एस जयशंकर जी के द्वारा ये स्टेटमेंट भी मिला था, जिसमें यह भी बताया गया था कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक यहां पर रहते हैं, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं और वो स्टूडेंट है जो मेडिकल की यहां पर इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक ऑपरेशन हमें मिला था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, जब म्यांमार में भूकंप आया था तो उसके लिए दोस्तों भारत के द्वारा यहां पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया, जिसका नाम क्या दिया गया था? तो इसको ऑपरेशन ब्रह्मा यहां पर नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंधु की बात करें, इससे पहले जब ईरान इजराइल संघर्ष हुआ तो उस दौरान भारतीय जो आपके फंसे हुए थे ईरान में उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन सिंधु यहां पर चलाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट भी आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ ने किसे हराकर जीता है? तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब यहां पर जीता है, जिसको हम विजय हजारे ट्रॉफी के तौर पर यहां पर जानते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। किसको हराया है? तो सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब यहां पर जीता है। ठीक है, किसको हराया? तो सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब यहां पर जीता है। ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है आपकी 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर यह खिताब यहां पर जीता था। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, है ना। बाकी आप लोग हमारे यदि टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। आपको सर्च करना है आशीष त्रिपाठी सर, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारी करंट अफेयर्स की अपडेट हैं जो आपको डेली बेस पे यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट जो है मंथली करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने डिस्कस किया है यहाँ पर जनवरी 2026 के हाइलाइट्स। तो आई होप आज के सेशन में भी आपने हर दिन की तरह बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत नई जानकारी आपको आज के सेशन के साथ में मिली होंगी और करंट अफेयर्स के लिए जो अपडेट्स हैं वो आप लोग आज के सेशन में यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, मेहनत करो और सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसी रेगुलरिटी के साथ में पढ़ते रहो। तो मुलाकात करेंगे आप सभी से हर दिन, वैसे भी सुबह 8 बजे मुलाकात होती है यूट्यूब MP एग्जाम वाला में। तो आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।